अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आर टुडेस टॉपिक इज़ रमन विलियम एज अ क्रिटिक। अब जो है ना, आपका क्रिटिसिज्म के पेपर में ना ये क्वेश्चन होता है, उसमें जो है आपको किसी भी क्रिटिक के बारे में पूछा जा सकता है। तो रेमंड विलियम एज अ क्रिटिक भी पूछा जा सकता है, फिलिप सिडनी के बारे में, कैथरीन के बारे में, या फिर अरिस्टोटल के बारे में, या फिर टी एस इलियट के बारे में। इनमें से किसी को भी जो है ना एज अ क्रिटिक आप पूछा जा सकता है। या फिर आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अपने अपने जो है ना अपने सिलेबस में से किसी भी एक क्रिटिक पे जो है ना नोट लिखें। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आप उस सूरत में टच कीजिएगा जब आपके पास बाकी क्वेश्चंस के अलावा जो है ना चॉइस ना बचती हो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरे क्वेश्चन की निस्बत। क्योंकि दूसरे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनमें हम सारे क्वेश्चन का मटेरियल जो है वो ऐड करके उसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना उसकी क्वालिटीज़ ही आपने बतानी होती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सिर्फ उस सूरत में टच कीजिएगा जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। रायमंड विलियम इज रिकॉर्डेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मार्क्सिस्ट क्रिटिक इन द लेटर 20th सेंचुरी। अब रेमंड विलियम को जो है वो 20वीं सदी का जो है एक बहुत बड़ा बहुत अहम क्रिटिक कहा जाता है। ही रोट एक्सटेंसिवली ऑन वेरियस टॉपिक्स एज पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, सोशियोलॉजी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एनालिसिस ऑफ ड्रामास, नॉवेल्स, प्लेज, फिल्म्स, कल्चरल क्रिटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन। कि मतलब उसने ज़िंदगी के हर मैदान में जो है ना अपना जो है किरदार अदा किया हुआ है, हर लिहाज से अपना रोल प्ले किया है। ही रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेजिडी। हमें पता है कि उसने ट्रेजिडी के जो पुराने कॉन्सेप्ट थे, जो कदीम ख्यालात थे, उनको रिजेक्ट कर दिया था। ही इज़ ऑफ द व्यू डैट लिटरेचर इज़ एन आउटकम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल फोर्सेज। अब उसका ये मानना है कि लिटरेचर जो होता है ना, वो मुआशरती और इकोनॉमिकल फोर्सेस जो होती हैं, जो दबाव होते हैं, उनका नतीजा होता है। देयर फॉर इट इज नेसेसरी दैट लिटरेचर शुड बी इंटरप्रेटेड इन द रिलेशन टू दीज हिस्टोरिकल एंड सोशल फोर्सेस। इसलिए वो कहता है कि ये ज़रूरी है कि लिटरेचर को जो है हिस्टोरिकल और सोशल फोर्सेस को देख के उनके हवाले से उनके उनसे रिलेट करके समझने की, जानने की, परखने की कोशिश की जाए। डेट शेप एंड डिफाइन इट, जो कि लिटरेचर को एक नई शक्ल देती हैं, एक नया रुख देती हैं, एक नई डेफिनेशन देती हैं। Even though Raymond Williams' critical theory was based upon Marxism, because he was more interested in aesthetics and culture. Aesthetics मतलब आर्टफुल ब्यूटी के बारे में। तो वो जो था कल्चर के बारे में और लोगों को अपने राइट्स दिलवाने के बारे में बहुत जो ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। बेसिक टू रेमंड विलियम्स आइडिया ऑफ क्रिटिसिज्म इज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग। अब उसकी जो बेसिक क्वालिटी है उसकी क्रिटिसिज्म के बारे में, वो ये है कि वो स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग उसने बात की थी। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग इज कॉमन सेट ऑफ परसेप्शन एंड वैल्यूज शेयर्ड बाय अ पर्टिकुलर जनरेशन इन अ पर्टिकुलर एज। कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं या फिर हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं ना, वो हर ज़माने में, हर जनरेशन के, हर एज के अपने अलहदा होते हैं। हर इंसान को, यानी हम एक जो है बचपन में हमें कोई चीज़ जो है किसी और तरह से महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारा उसी चीज़ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज होता रहता है। इसी तरह से एजिस की बात कर ली जाए तो पिछले जो पुराने ज़माने के लोग थे उनके ख्यालात और थे, हमारे और हैं, आने वाली जनरेशन के मज़ीद वो मॉडर्न होंगे। Every age has its own beliefs and ideas that in turn these beliefs and perception rise out of the economic base of a society। अब वो कहता है कि हर ज़माने के अपने अकीदे होते हैं, अपने ख्यालात होते हैं, और जो बदले में जो है ना वो किसी सोसाइटी की बुनियाद बनते हैं। मतलब जो मुआशरे में एक नई जो है तस्वीर जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। नए ख्यालात, नए अकायद जो हैं वो जनरेट होते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मोल्ड्स एंड शेप्स दीज बिलीव्स। अब जो किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का, किसी भी सोसाइटी का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जो मुआशी स्ट्रक्चर होता है, वो इन अकायद को जो है मॉडिफाई करता है, एक नई शक्ल देता है। अब फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडल कहते हैं जहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम हो, इज़ बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर। यानी ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम होता है वो एग्रीकल्चर पे बेस करती है, ज़राअत पे बेस करती है। एंड ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज़ इन द सोसाइटी वुड रिफ्लेक्ट क्लास स्ट्रक्चर। अब क्या है कि जितने भी इदारे होते हैं या जितने भी लोग होते हैं मुआशरे में, हर इंसान जो है वो क्लास कॉन्शियस होता है। मतलब हमने जो है क्लासेस, अब सोसाइटी को 3 लोगों में डिवाइड किया हुआ है कि एक अपर क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है, एक जो है लोअर क्लास होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नोबल फैमिलीज एंड सो ऑन। और इस तरह के भी उन लोगों में एक जो है नोबल फैमिलीज़ के बारे में बड़े कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। जैसे वो हमारे यहाँ गाँव में होता है ना कि ये चौधरी हैं और ये जो है ये हाई क्लास के हैं, तो और कुछ कास्ट के हवाले से हम लोगों को लोअर क्लास कंसिडर करते हैं। दीज बिलीव्स और आइडियाज़ इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ विलियम्स और स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग। वो इन तमाम आइडियाज़ को, इन तमाम ख्यालात को
जो रेमंड विलियम है वो स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग का नाम देता है। ही एम्फसाइजेस ऑन द फैक्ट दैट लिटरेचर कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग। वो कहता है कि लिटरेचर को कभी स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग से अलहदा नहीं किया जा सकता। इट शुड बी स्टडीड एंड इंटरप्रेटेड कीपिंग इन व्यू द मटेरियल कंडीशन ऑफ द एज। वो कहता है कि लिटरेचर को या किसी भी चीज़ को जब आपने समझना हो या उसका मुतालिया करना हो तो उस इस ज़माने को देखें। ये ना हो कि आपने जो एक किसी किताब में कोई बात लिख दी गई है आप उसी से जुड़े रहें, इन विच इट वाज प्रोड्यूस्ड। आप उस एज को देखें जिस एज में ये बात हो रही है। Another important element in critical practice of Raymond Williams is the idea of tradition। एक और अहम हिस्सा जो है एलिमेंट है ना उसकी क्रिटिकल प्रैक्टिस का रेमंड विलियम की, वो है आइडिया ऑफ ट्रेडिशन। उसने ट्रेडिशन के बारे में क्या कहा है? ही डिफाइंस ट्रेडिशन एज अ साइलेंट एग्रीमेंट बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। वो ट्रेडिशन को, रवायात को ये कहता है कि ट्रेडिशन कुछ भी नहीं होती, वो सिर्फ एक खामोश एग्रीमेंट है, एक मुआहदा है जो कि पास्ट और प्रेजेंट के, माजी और हाल के दरमियान में होता है। When people go to theatre to watch the performance of a play, दे डू एक्सेप्ट द मेथड्स ऑफ कन्वेंशन ऑफ अ थिएटर। वो क्या करते हैं कि जब लोग जो हैं थिएटर में कोई ड्रामा देखने के लिए या कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो कन्वेंशन मेथड होते हैं, जो ओ कदीम मेथड्स होते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज देयर कैन बी नो परफॉर्मेंस। मतलब अगर ऐसा ना हो कि अगर यानी वहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस ना करवाए जाएं तो वहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस नहीं होगी। एंड इफ दे रिव्यूज टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट आर्ट ऑफ लिटरेचर वुड बिकम इम्पॉसिबल इन मॉडर्न क्रिटिक्स बिलीव दैट ट्रेडिशन इज फिक्स्ड। और वो कहता है कि अगर लोग जो हैं इस बात से इनकार कर दें, जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो इस बात से इनकार कर दे कि वो ट्रेडिशन को नहीं देखना चाहते, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना चाहते, ट्रेडिशन को फिक्स नहीं है, तो फिर वो कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो ये जो ड्रामाज हैं या प्लेज हैं वो चलते रहें। लिटरेचर वुड बिकम इम्पॉसिबल इन मॉडर्न क्रिटिक्स के, मॉडर्न क्रिटिक वर्ल्ड में ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सेज दैट ट्रेडिशन इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक का मतलब बदलता हुआ। वो उसका ये मानना है कि ट्रेडिशन जो होता है वो स्टैटिक नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, ये हर एज में चेंज होता रहता है। Being a Marxist, Williams believed that literary criticism should not limit itself to the study of an individual author and his biography। अब वो कहता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल ऑथर के बारे में, किसी राइटर के बारे में या उसकी बायोग्राफी की का मुतालिया नहीं होता। इट शुड आल्सो इंक्लूड इन इटसेल्फ द मटेरियल कंडीशन एंड द चेंजेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। वो कहता है कि सिर्फ ये उसकी ज़िंदगी की बायोग्राफी नहीं लिख देनी है आपने, किसी जब क्रिटिक को पढ़ना है तो आपने अपनी मटेरियल कंडीशन भी देखनी है, आपने उसके हालात भी देखने हैं और प्रेजेंट हालात भी कंडीशंस को भी देखना है, और मतलब पास्ट को और प्रेजेंट को लिंक करना है, और उसका जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल का और उसके सोसाइटी के साथ उसका कैसा लिंक है वो सारा कुछ बताना है। एज ही सेज द हीरो इज़ एन इंडिविजुअल हु कम्स इन द कन्फ्लिक्ट विद सोशल फोर्सेस। के हीरो जो है एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक ऐसा अनफरादी इंसान होता है जो कि सोशल फोर्सेस, मुआशरती दबाव की वजह से या फिर बहुत सी किसी मिसाइल की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। ही ट्राइज टू स्ट्रगल अगेंस्ट दिस फोर्सेज बट फेल्स। जैसा कि हैडा ने किया था। हैडा ने क्या किया था कि वो जो थी वो हर तरह के स्कैंडल से बचना चाहती थी, एक लग्जरियस लाइफ चाहती थी, लेकिन क्या है कि वो ऐसा करने में नाकाम रह गई थी, वो नहीं कर पाई थी। मतलब उसने जो था अपने बाउंड्रीज के, अपनी लिमिट्स के अगेंस्ट जाना चाहा था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रही थी, उसके साथ ट्रेजेडी हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। हेडा गैबलर इज द एग्जाम्पल ऑफ सच करेक्टर। हेडा गैबलर ऐसे जो है जिंदा मिसाल है ऐसे करेक्टर की। विलियम फेवर्स द ड्रामेटिक थ्योरी ऑफ ब्रैकेट एज इट्स contains in it elements of social revolution. Drama should involve the audience intellectually so that the people can analyze the social process। तो फिर इसके बाद जो है एक और उसका कंट्रीब्यूशन जो है क्रिटिसिज्म में ये है कि उसने बेट्रॉल ब्रैकेट की जो थ्योरी थी उसको फॉलो किया है कि जब ऑडियंस जो ड्रामा देख रही होती है ना उसको सिर्फ उसको समझना चाहिए, उसमें खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, खुद को आउट रखना चाहिए, और जो है क्रिटिक की तरह, जज की तरह जो है उस ड्रामा को एनालाइज करके अपना रिस्पॉन्स देना चाहिए। इसके बाद एज अ क्रिटिक रेमंड विलियम ऑल्सो कंटेन्स ड्रॉबैक्स। अब इसकी कुछ बैड क्वालिटीज़ भी हैं। सेकेंडली इन हिज बुक मॉडर्न ट्रेजेडी ही हैज़ प्रज्यूम डैट द रीडर्स आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द थ्योरीज ऑफ ट्रेजेडी। अब उसने अपनी किताब में ये कहा है कि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं ना, वो ट्रेजेडी की थ्योरीज के बारे में पहले से ही वाकिफ़ हैं। ही रिलेट्स आर्गूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग डिफरेंट थ्योरीज एंड रीडर्स जस्ट गेट ड्राउंड विद हिज एग्जामिनेशन।
अब क्या है कि हमने जाहिर सी बात है, हम अपनी बात कर लेते हैं कि हमने जो थी पहले सारी थ्योरीज पढ़ी हुई है, हमें ग्रीक ट्रेजेडी का पता था, अरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन दिया ट्रेजेडी की उसका भी पता था, मेडिवल ट्रेजेडी के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल न्यू थी, बस हमने ये इसमें रेमंड विलियम में आके ये देखा है, ये हमें पता चला है कि रेमंड विलियम ने उन ट्रेजेडीज के बारे में क्या बात की है। इन ऑर्डर टू comprehend him fully, the reader must let know himself with the whole tradition of drama and dramatic criticism। तो हमें जो है इसको मज़ीद समझने के लिए जो रेमंड विलियम को हमें ये चाहिए था कि हमें ट्रेडिशन के बारे में कंप्लीट बताए, ड्रामा के ट्रेडिशन के बारे में बताए, और ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म जो होता है ना उसके बारे में कुछ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता। लेकिन उसने क्या किया कि वो सारी ट्रेजिडीज़ को वन बाय वन करके वो बताता रहा और उनको रिजेक्ट करता रहा। टू कंक्लूड वी कैन से दैट रेमंड विलियम कैन बी कॉल्ड अ ग्रेट क्रिटिक रिगार्डिंग द न्यू कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडी। तो रेमंड विलियम जो है उसे एक बहुत बड़ा क्रिटिक का जो है मुकाम दिया जाता है, क्योंकि उसने ट्रेजिडी की एक न्यू डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी, एक नया कॉन्सेप्ट दिया था। ही डीपली एंड रीजनेबली रीजनली डिस्क्राइब ट्रेडिशन एंड गिव्स इट न्यू डायमेंशन। उसने ट्रेजिडी को एक नया रुख दे दिया, नई डायरेक्शन दे दी। इन एडिशन टू दिस हिज एसेज आर एम्बॉडीमेंट ऑफ कंसीडरिंग हिम अ ग्रेट क्रिटिक अमॉन्ग हिज कंटेम्प्रेरीज। अब इसकी वजह से इसके कुछ काफ़ी ऐसे हैं जिसके पता चलता है कि वो अपने जो है कंटेम्प्रेरीज के दरमियान, मतलब कंटेम्प्रेरीज कहते हैं जो कि हम असर लोग होते हैं, जो कि उसके ज़माना के लोग होते हैं, और जो उसके कन्वेंशनल पीपल थे जो कि पुराने ज़माना से ताल्लुक़ करते थे, उनके बारे में उसके क्या ख्यालात हैं, और वो उस नई डेफिनेशन के बारे में, नई ट्रेजेडी के बारे में क्या बताता है।